आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इसे देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो होती क्या है। तो देखिए मैग्नेटिक कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी फोर्स जिसके लिए वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पर डिपेंड ना करे। किसी भी पाथ के अलोंग आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो जो वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वो सेम रहेगा। इसे हम ये है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन कि वर्क डन जो है वो किसी भी पाथ के अलोंग बिटवीन द टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स वो सेम रहता है। आप ये देखिए यहाँ पर तीन पाथ्स मैंने बनाए हैं। इन तीनों पाथ्स के अलोंग जो वर्क डन है W1, W2, W3 ये तीनों के तीनों अगर बराबर हैं तो हम इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब आप इस फिगर में आ जाइए, इस दूसरी फिगर में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला पाथ ये वाला पाथ तो सेम है। ये जो पाथ ए से बी तक था ये मैंने पाथ सेम रखा है, लेकिन ये जो पाथ था ये पहले वाला पाथ, ये वाला पाथ, इसको मैंने रिवर्स कर दिया है सिंपली। पहले क्या था कि ये दोनों वर्क्स W1 और W3 बराबर थे, लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि इन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट्स अब अपोजिट हो गए हैं। इस दूसरी फिगर में पहले इनके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए जो वर्क डन थे वो इन दोनों का सेम साइन था। अब क्या होगा, दोनों के लिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट्स अपोजिट हो गए हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं, लिहाजा चूंकि डिस्प्लेसमेंट्स अपोजिट है तो वर्क डन जो है वो भी अपोजिट इन साइन हो गए, क्योंकि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। लिहाजा जब आप पॉइंट P से शुरू करके दोबारा बैक टू द पॉइंट P वापस आएंगे तो W1 और W2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, क्योंकि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है और ऑपोजिट इन साइन होने की वजह से इनका जो सम है वो जीरो आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ फ्रॉम पॉइंट P बैक टू द सेम पॉइंट P ये जीरो होगा। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स की जो है वो एक प्रॉपर्टी है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जीरो। अब वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अगर जीरो है तो चूंकि हमें पता है कि वर्क डन on a particle on a system is equal to the change in the total energy of the system। तो अगर वर्क डन along a closed path जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन एनर्जी है ड्यूरिंग दैट क्लोज्ड पाथ वो जीरो है। जिसका मतलब ये होगा कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी आ गई कंजर्वेटिव फोर्स की, कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो एनर्जी को भी कंजर्व करती है, क्योंकि वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ जीरो होता है, जिससे चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाता है और एनर्जी कंजर्व हो जाती है। अच्छा, तो ये पहली तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस की है। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आप ये देखिए, चूंकि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो है, लिहाजा अगर मैं एफ डॉट डी आर, ये जो कि एक डिफरेंशियल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको अगर मैं किसी क्लोज्ड पाथ पर इंटीग्रेट कर दूं तो ये रिजल्ट जीरो आ जाएगा। और स्टोक्स थ्योरम की मदद से मैं इस इंटीग्रल को यूं भी लिख सकता हूं, जो लाइन इंटीग्रल है इसको मैं कर्ल के सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और यहाँ से डेल क्रॉस एफ जो है वो जीरो आ जाएगा। डेल क्रॉस एफ इसलिए जीरो नहीं आया कि डी ए जो है वो चूंकि नॉन जीरो है, सरफेस एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो डेल क्रॉस एफ जीरो आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये जीरो इसलिए आया है क्योंकि देखिए ये जो कर्व सी थी ये आर्बिट्रेरी कर्व है। आप फोर्स फील्ड में कोई भी कर्व चूज करें, उस कर्व के अलोंग जो है वो वर्क डन जीरो होगा। जिसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर ये जो सरफेस एस है जो कि उस कर्व सी ने इनक्लोज कर रखी थी, ये सरफेस भी आर्बिट्रेरी है। आप कोई भी ऐसी सरफेस चूज कर सकते हैं यहाँ इस इंटीग्रल में जिसको किसी कर्व सी ने इनक्लोज कर रखा हो। लिहाजा किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस एस के लिए ये इंटीग्रल जो है वो जीरो आएगा, इनक्लोज जिसको किसी क्लोज्ड कर्व ने इनक्लोज कर रखा हो। सो अब आप ये देखिए, अगर कोई फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जीरो हो तो उसको आप किसी भी पाथ पर इंटीग्रेट कर दें वो रिजल्ट जीरो देगा, क्योंकि वो फंक्शन खुद जीरो है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो डेल क्रॉस एफ है इसको जब मैंने एरिया पर इंटीग्रेट किया तो रिजल्ट जीरो आया ओवर एनी सरफेस एस। किसी भी सरफेस पर आप इसको इंटीग्रेट करें रिजल्ट जीरो देगा फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ। इसका मतलब ये है कि डेल क्रॉस एफ इटसेल्फ मस्ट बी जीरो, क्योंकि जो सरफेस एस है ये आर्बिट्रेरी है। लिहाजा डेल क्रॉस एफ जो है हमारे पास जीरो आ जाता है। और अगर डेल क्रॉस एफ जीरो है, अब चूंकि हमें पता है कि जो कर्ल है, जो डेल क्रॉस ऑफ सम वेक्टर फील्ड है, ये किसका जीरो होता है, ये ग्रेडियंट का जीरो होता है। लिहाजा अगर मैं डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो को इस डेल क्रॉस ऑफ सम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड से मैं कंपेयर करूं तो मैं एफ को डेल वी के बराबर लिख सकता हूं।
माइनस का साइन जो है वो ये बताएगा कि फोर्स जो है वो along द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। लिहाजा जो फोर्स है उसे किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट के तौर पर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज आ गई हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। और अब हम देखते हैं कि क्या जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को, इन पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर आप बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जिसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी, और जिसका मतलब ये है कि वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो वर्क डन जो है मैग्नेटिक फोर्स के लिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, क्योंकि वो जीरो है अलोंग एनी पाथ, और इसी तरह से ये क्लोज्ड पाथ के अलोंग भी जीरो होगा, जिसका मतलब ये है अगर क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क जीरो है, जिसका तो उसका मतलब ये होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। तो पहली तीन प्रॉपर्टीज तो मैग्नेटिक फोर्स सेटिस्फाई करती है, इसके लिए एनर्जी भी कंजर्व्ड है और दूसरी दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती हैं। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। आप ये देखिए, चौथी प्रॉपर्टी में स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या ये एक वेक्टर फील्ड है या नहीं है, क्योंकि जो स्टोक्स थ्योरम है ये वेक्टर फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। वेक्टर फील्ड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, वो किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस पर डिफाइंड होते हैं। उस रीजन के हर पॉइंट पर वेक्टर फील्ड की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि 2 3 4 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हो एक ही पॉइंट पर। एक पॉइंट पर उसकी एक वैल्यू होगी और पोजीशन टू पोजीशन उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की आप बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स चूंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और स्पेस में फर्ज कीजिए ये आपके पास एक सर्टेन रीजन है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर आपने एक पॉइंट पी लिया है, और यहाँ पर आप इस पॉइंट पी से आप डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट वेलोसिटीज देकर आप उन्हें जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि डिफरेंट वेलोसिटीज के पार्टिकल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी डिफरेंट वैल्यूज रखेगी पॉइंट पी पर। एक ही पॉइंट पी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, जो कि वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं है। लिहाजा जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू वेलोसिटी टू वेलोसिटी चेंज होगी, ना कि पोजीशन टू पोजीशन। लिहाजा इसको आप एक वेक्टर फील्ड नहीं कह सकते। और इसके लिए अगर ये वेक्टर फील्ड नहीं है तो, और वेक्टर फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इसकी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ये वेक्टर फील्ड नहीं है तो इसके लिए स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसका मतलब है इसके लिए डेल क्रॉस एफ जीरो भी नहीं होगा। इवन आप जो कर्ल है इसके लिए डेल क्रॉस एफ, ये डिफाइंड ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, क्योंकि कर्ल तो सिर्फ वेक्टर फील्ड्स के लिए डिफाइन होती है। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर वेक्टर फील्ड नहीं है तो इसके लिए कर्ल का कॉन्सेप्ट ही आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो अगर कर्ल आप डिफाइन ही नहीं कर सकते तो ये चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अगर चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो पांचवी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि चौथी से ही तो आपने पांचवी बनाई थी। आपने डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो को कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड्स इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके आपने एफ इज इक्वल टू डेल वी लिखा था। तो अगर चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो पांचवी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अच्छा, अब ये सवाल कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म है इससे आपकी मुराद क्या है। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से मुराद ये लेते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड हो तो फिर ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है मैग्नेटिक फोर्स के केस में, क्योंकि इसके लिए जो वर्क डन है अराउंड क्लोज्ड पाथ, एक्चुअली अलोंग एनी पाथ, वो जीरो है। एज अ चेंज इन एनर्जी जीरो होगा, एनर्जी कंजर्व्ड होगी, सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से मुराद आपकी ये है कि चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, उस फोर्स का कर्ल जीरो हो, या उसको आप किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट के तौर पर एक्सप्रेस कर सके, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कोई ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके यूजेज ऑफ टर्म पर कि आपकी उस टर्म से मुराद क्या है। उससे मुराद अगर एनर्जी कंजर्वेशन है, या वर्क डन का इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या ओवर क्लोज पाथ वैनिश होना है, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर उससे मुराद आपकी चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एज रिगार्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन, हाउएवर it is non-conservative force as regards vanishing of curl and to be expressed as gradient of some scalar field.